साल में ये चीज थोड़ी बैक बर्नर में पहुंच गई। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? पहले बड़ी उम्मीदें थी, खूब चर्चा हुई कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन फिर और ये नीति आयोग की सिफारिश थी कि इसके ऊपर तेजी से काम होना चाहिए, इस तरह की खबरें आई थी। ये अगर होती है तो फिर किस तरह की डिमांड बनेगी ये बताइए। डिमांड काफ़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कमर्शियल व्हीकल देखें तो एक 5 साल 6 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल होती है, जो पिछले साल या उससे पहले साल में काफ़ी पोस्टपोन हो गई। तो अगर आप स्क्रैपेज पॉलिसी लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीवी साइकिल पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। और वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं या जो एक एसोसिएशन है या एक वो जो इन्वॉल्वमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए काफ़ी हाई केपेक्स आ जाएगा, जहाँ पे वो फ्रेट रेट नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप पूरे 3 महीने में 4 महीने में सिर्फ 5% फ्रेट रेट बढ़ पा रहे हैं, जबकि आपकी कॉस्ट हर महीने बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो रीज़न उनकी तरफ से भी है कि अगर ये पोस्टपोन हो जाए तो बेटर है। तो मेरे ख्याल से एक कंपनीज के लिए अच्छा है, टाटा मोटर या अशोक लेलैंड के लिए बढ़िया है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर एट द एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्कंसर्न है। तो सरकार को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का उनको वो स्टेक होल्डर्स का लेना भी पड़ेगा। थोड़ी तेजी का माहौल हो, थोड़ी आमदनी अच्छी हो, और अगर टाइम बाउंड तरीके से लंबा वक्त देकर के उनको बताया जाए तो जरूर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस पर देखना होगा किस तरह के दिए जाए, उसके मामला अटका हुआ था। अगर वहां पर सुलझ जाए, सरकार के वैसे में पैसे की कमी और इंसेंटिव की बात करना थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन वहां पर थोड़ी मामला शायद बन नहीं पाया, ऐसा समझ में आया। तो संसाधनों की कमी है, सरकार इस समय प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही इस मामले को, लेकिन नीति आयोग की नजर में जरूर है। इंतजार करने की बात कही है राजीव कुमार जी ने, तो हम थोड़ा यहाँ पर इंतजार करेंगे। बाजार धीरे धीरे संभलता हुआ निचले स्तरों से, जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि 10,700 के आसपास से रिकवरी की उम्मीद कीजिए। हमारे साथ अब ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आप क्या देख रहे हैं, बाजार को किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या है आपकी कॉल? देखिए, नजरिया तो ये है कि किसी तरफ ट्रेंड ना ढूंढें। बेसिकली जैसे सुबह बैंक निफ्टी तेज गिरावट के साथ खुला, अपने 20 डीएमए को होल्ड कर लिया। सुबह एनपीए की वजह से परेशान था बाजार, लेकिन बीच में इन्फ्लेशन आ गई तो वो वहां से पीएसयू बैंक वापस हो गए। तो बहुत ही दायरे वाला काम है। नीचे के दायरा भी आसानी से नहीं टूटेगा और ऊपर वाला भी नहीं टूटेगा, तो थोड़ा रिवर्स थिंकिंग से चलना बेहतर है। मेरे हिसाब से शायद बैंक निफ्टी में एक ड्यूरेबल बॉटम के आसपास हम पहुंच गए हैं। अगर निफ्टी भी 10,680 होल्ड करता है तो यहाँ भी ये खरीदारी की अवसर है, मेरे हिसाब से बेचने का मौका नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कर्नाटका बैंक में बाय है 116 का स्टॉप, 128 का टारगेट। यस बैंक में बाय है 194 स्टॉप, टारगेट 206 का। और एल&टी फाइनेंस में सेल है 138 का स्टॉप, 130 का टारगेट। ओके, तो यह कॉल आपके लिए बाय और सेल दोनों तरफ के आइडियाज आपके लिए सामने आते हुए एल&टी फाइनेंस 130 के टारगेट के साथ बेचने की सलाह इस समय आपके लिए आ रही है, और कर्नाटका बैंक पर तेजी का कॉल 128 तक के लेवल यहां से देखे जा सकते हैं। इस बैंक में 206 के टारगेट की अपेक्षा कीजिए, तेजी का कॉल इसमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बाजार के एक दिग्गज एक्सपर्ट जुड़े हैं, सुनील सुब्रमण्यम, एमडी और सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका। बाजार थोड़ा कमजोरी के मूड में संभलने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है ये एक छोटा करेक्शन ही है, मौके ढूंढते रहने चाहिए, क्योंकि कंसर्न बहुत सारे हैं अंदर भी बाहर भी, तो लोग थोड़ा ट्रेडर आजकल थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? देखिए, ये बिफोर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन में आप बिल्कुल एक सिचुएशन देखेंगे कि बिफोर इलेक्शन ऐसी वॉलिटिलिटी जारी रहेगी, बट आफ्टर इलेक्शन मार्केट एकदम दौड़ेगी। तो यानी आप 4-5 महीने के लिए? हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं कि क्या है कि लोग में एक डरावट आ गई। एक चीज है कि 2017 के साल में अब देखिए मिड कैप्स ने परफॉर्म किया था, लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया। 2018 में रिवर्स होगी, तो पीपल ऑलवेज मोस्ट रिसेंट ट्रेंड को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस माहौल में अभी क्या है कि लोग मिड और स्मॉल कैप से डर के सेफ्टी की ओर जा रहे हैं, और सेफ्टी में भी देख रहे हैं कि अभी डॉलर पहले स्ट्रेंथन हो रही थी, अभी डॉलर वीकन हो रही है, क्रूड पहले जबरदस्त हो रही थी, अभी गिरने लगी है। तो एक कंफ्यूजन जो आ रही है, इंटरनेशनल सिग्नल्स स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यूएस में भी ग्रोथ का माहौल बहुत बढ़िया था लास्ट ईयर सेम टाइम। अभी देखो उधर ऑटोमेटिकली अभी 10:2 रेशियो को देखें तो रिसेशन प्रेडिक्ट कर रही है। एकदम बदलाव। और दूसरी चीज ये है कि उधर भी लॉन्गेस्ट शटडाउन हुआ है अमेरिकन इकोनॉमी में,
तनख्वाह नहीं मिल रहा है लोग को, गवर्नमेंट वाले को, तो इंडिया में ऐसी हालत होती तो कैसे होगा सिचुएशन। तो क्या है कि इंटरनेशनली भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है और डोमेस्टिकली भी इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हर चीज जो एंटी बीजेपी की कुछ खबर आती है तो नेचुरली थोड़ा डर। एसपी बीएसपी जो साथ हुए हैं और राहुल गांधी जी ने कड़े तेवर में बातचीत करी है, ये भी एक फैक्टर है मार्केट में आज के दिन जिससे घबराहट। बिल्कुल, देखो मार्केट को चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो जैसे ही सिचुएशन अगर बदलाव आती है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या बदलेंगे, जो इन्होंने चीज किया तो उसको रिवर्स करेंगे, तो ये सोच जो मार्केट के अंदर आती है तो उसके कारण एक हेसिटेंसी आती है, वही मैं कहूंगा। और इतने दिन से क्या हो कि लार्ज कैप्स में जो सेफ्टी थी वो थी आईटी और फार्मा। आप देखिए गिनचे उनके कोई स्टॉक्स ने मार्केट होल्ड अप किया लास्ट ईयर, और अभी दोनों वीक लग रहे हैं क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर इनकी भी जरूरत थी, यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर इनकी डिमांड की ग्रोथ थी। अभी दोनों डाउट में है कि यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है और डॉलर भी वीकन हो रही है, तो इनकी अर्निंग्स के ऊपर तो इट्स नो लॉन्गर की आईटी सेफ्टी प्ले है। अभी सेफ्टी ढूंढे तो खाली एक ही सेक्टर है, वो है कंजम्पशन डोमेस्टिकली, क्योंकि इलेक्शन के साल में खर्चा होता है तो खर्चा में ऑटोमेटिकली उसका चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स में आएगा, चाहे सोप में आएगा, चाहे किसी और में आएगा। तो खाली कंजम्पशन एक ऐसी माहौल है जहां पे वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं उधर भी। सही है, तो सेफ्टी इन हाई वैल्यूएशन एक बहुत, तो मेरे ख्याल में ये अगले 6 महीने के लिए ये 10,500 to 11,000 के लेवल पे ही। क्या बात है, मतलब आप जैसे फंड मैनेजर से ये हम बड़ी कोशिश करते हैं निकलवाने की लेवल्स बताए, लेकिन शुक्रिया आपने ये लेवल्स बताए। मैं पिछले महीने के डेटा देख रहा था म्यूचुअल फंड्स के ट्रेंड्स के, तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ा है 55% मंथ ऑन मंथ। ये सही है क्या, रिडेम्पशन हो रहा है, सिस्टम से पैसा निकल रहा है? लास्ट मंथ की हालत थोड़ी ऐसी थी, मगर ज्यादातर रिडेम्पशन 2 सेक्टर्स में हुए, एक है आर्बिट्राज कैटेगरी में और दूसरी है बैलेंस फंड की कैटेगरी में। ये दोनों क्या है कि आर्बिट्राज में पिछले महीने वॉलेटिलिटी के कारण बहुत फ्लोस आए थे, फिर जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट सामने आ गया तो वॉलेटिलिटी कम होगी, अनसर्टेनिटी का, तो लॉट ऑफ हॉट मनी जो कि आर्बिट्राज में जाता है जबकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो नवंबर में हुई थी। दिसंबर में जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट आ गई तो ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी का जो पैसा था वो बाहर निकला, तो आर्बिट्राज में रिडेम्पशंस बढ़ गए। और बैलेंस फंड की कैटेगरी में ही आप साल में अप्रैल से लेकर, क्योंकि टैक्सेशन जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने इक्विटी के ऊपर, उसके कारण ये बैलेंस कैटेगरी में क्या हो रहा था कि सभी म्यूचुअल फंड्स मंथली डिविडेंड्स दे रहे थे और उसके कारण फिक्स्ड डिपॉजिट से शिफ्ट पैसा इक्विटीज में आ रही थी, मगर जैसे ही 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा दिया तो उसकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी कम हो गई। तो बैलेंस फंड से सीधा फ्लोस धीरे धीरे हर महीने कम होते जा रहे, इतना कि इस महीना करीबन 45 करोड़ की नेट न्यू कैश थी बैलेंस कैटेगरी में। वही आ रहा था कि अब जो सेल्स है वो थोड़ी घटी है, मगर क्या है कि अभी भी जो प्योर सेल्स देखे, ये क्या है कि रिडेम्पशंस के बगैर खाली ग्रॉस सेल्स वो 15% बढ़ गई है मंथ ऑन मंथ। तो ऐसे नहीं कि नए इन्वेस्टर जो आ रहे हैं वो पैसा लगा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर शायद इस मौके को देखकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो फ्रेश फ्लोस में 16,000 करोड़ कंपेयर टू 14,000 करोड़, जिसमें से 8,000 करोड़ एसआईपी के रूप में है। तो ना ही एसआईपी का फ्लोस में कोई कमी दिख रही है, ना ही जनरल लमसम की फ्लोस, मगर ओल्ड में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा लोग कर रहे हैं। एसआईपी तो जारी रखे ना सर, लोगों को बताइए। अरे बिल्कुल, अरे ये अगले 6 महीने की मैंने बात करी कि ये 6 महीने में जो एसआईपी इंस्टॉल्स आएंगे ना उनका रिटर्न हाईएस्ट होगा। वाह, क्योंकि ऐसे माहौल में जबकि डरावट है, वॉलेटिलिटी है, तभी आपको एसआईपी का इंस्टॉलमेंट का पूरा फायदा आता है। तो ये हाल में मैं कहूंगा कि अभी एक्चुअली एसआईपी को बढ़ाइए, क्योंकि इलेक्शन के बाद आप मार्केट को पकड़ नहीं पाएंगे। सही बात है, तो इस समय आपके लिए अच्छा मौका है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। देखिए अभी इलेक्शन रिजल्ट के बारे में बात करें तो 2-3 चीज साफ सामने आती है। एक कि स्टैंड अलोन बीजेपी मेजोरिटी नहीं जीत सकती, ठीक बात है, वन, और ये बाजार को पता है। सेकंड चीज ये कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही होगी, ठीक बात है, वो भी तय है। तीसरी चीज है कि क्या इलेक्शन से पहले एनडीए का गठबंधन मजबूत हो सकता है कि नहीं, तो वॉलेटिलिटी इसी चीज के ऊपर है। बाकी 2 चीज तो तय है। तो ये अगर गठबंधन नहीं हुई, मेरे ख्याल में पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में
अगेन बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब पार्टीज में ऐसा कोई एंटी बीजेपी थॉट नहीं है कि मैं कभी इनके साथ सोऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी हालत में पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में नए गवर्नमेंट कोalition के लिए सभी पार्टीज राजी होंगे और मेरे ख्याल में इसलिए किसी भी हालत में एक मोदी लेड गवर्नमेंट, मे बी नॉट ए बीजेपी गवर्नमेंट बट मोदी लेड एनडीए, ब्रॉडर एनडीए गवर्नमेंट करीबन आउटलुक पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो उस हालत में तो मार्केट की बल्ले होगी, बल्ले वाले तो तेजी होगी। ऐसी आप बड़ी काफी आपने इन डेप्थ एनालिसिस करके बताई कि क्यों बाजार को एक पोस्ट इलेक्शन रैली देखने को मिलेगी। तो बुरे वक्त में जब बाजार में उतार चढ़ाव हो तो आपके लिए दरअसल पैसा लगाने का मौका है। लेकिन डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है, दूसरी तरफ जो FIIs हैं इस साल का भी अगर आप आंकड़ा देखें तो अब तक 7 दिन हुए हैं, आज 8वां दिन होगा, उसके आंकड़े तो आएंगे। पिछले 7 में से 5 दिन सेलिंग के आंकड़े आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाती हैं। हमारे साथ अब हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज, ब्रेक्जिट का एक अहम वोट कल होने वाला है, इसके ऊपर सभी की नजर है। क्या अपडेट्स है वहां से, क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं? ग्लोबल मार्केट पे इस कमजोरी दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार कुछ देर पहले हमने नजर डाली थी, सब कमजोर थे और डाउ फ्यूचर्स भी करीबन 200 पॉइंट नीचे दिखाई दिए थे। क्या अनुमान है इसको लेकर? देखिए, ब्रेक्जिट को लेकर के कल जो मतदान होना है उसमें बहुत ज्यादा डिवाइडेड वोट्स है और पूरी संभावना है कि वो प्रस्ताव शायद फिर से गिर जाए। और वो अगर प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर स्थिति और ज्यादा खराब होगी और प्रेडिक्शंस यहां तक के दोबारा चुनाव हो सकते हैं ब्रिटेन में, क्योंकि जो दूसरा प्रयास है प्रस्ताव का इनका, उसको लेकर के विपक्ष में बहुत ज्यादा नाराजगी है। इवन गवर्नमेंट के भी कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वो आखिरी कोशिश में लगी हुई है तेरेसा मे की कोशिश करेंगे शायद लोग मान जाए और उसको पास कराने। वो कई टैक्टिक्स अपना रही है, एक तरीके से ब्लैकमेल भी करेंगे, अगर ये गिर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके का प्रस्ताव रखा गया है उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा एडमेंट है वहां के लोग, वो उसको स्वीकार नहीं करें। दरअसल प्रस्ताव में जो बातें रखी गई है वो कुछ आपत्तिजनक है। उसमें एक बात ये रखी गई है कि मार्च से वो शुरू हो जाएगा ब्रेक्जिट, अगर ये प्रस्ताव पास होता है, और ये दिसंबर 2020 तक चलेगा और उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है आपसी सहमति से। इस दौरान ब्रिटेन उसका पार्ट नहीं होगा ईयू का, लेकिन रूल्स उसको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस पर बड़ी आपत्ति। दूसरा, 40 बिलियन पाउंड उनको देना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन को, जो कि बहुत बड़ी रकम। इसको लेकर के वहां विद्रोह जैसी स्थिति, कितनी रकम हम क्यों ले जाएं, उसके साथ भी लेना चाहते और अभी हमको 10 बिलियन खर्च करना पड़ता, मैं 40 बिलियन एक साथ दूं और 1-1.5 साल में हम एग्जिट भी लेंगे। तो ये इसको लेकर के बिल्कुल सहमति नहीं बन रही है। तो जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी एक कमेंट किया कि ये बहुत ही डिजास्ट्रस है और संभावना बहुत कम है कि ब्रेक्जिट का ये प्रस्ताव कल पास हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार ब्रिटेन में फिर से रेफरेंडम और चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वहां बहुत ज्यादा उथल पुथल और चिंता है। बिल्कुल। तो दो हैं दुनिया भर में मुद्दे कि 29 मार्च को नीरज क्या ब्रेक्जिट की डील के बगैर ये बाहर हो जाएगा यूके ब्रिटेन से, ब्रिटेन यूके से, और दूसरा क्या वो लंबी वाली जो दीवार है बॉर्डर पर वो बनेगी। मजाक में ये चल रहा है सुब्रमण्यम साहब कि हो सकता है अगर वो दीवार खड़ी करें तो ये लैडर बनाए, सीढ़ी बनाए। क्या आपके लिहाज से जो न्यूज़ बता रहे हैं, हाँ, ये मुद्दा कितना बड़ा है ब्रेक्जिट वाला? देखिए, ये इंडियन मार्केट के मेरे समझ में कुछ मायना नहीं रखता है। ये ब्रिटेन और यूरोप के बीच में जो बात चल रही है उसके ऊपर है। ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए जरूर इसमें असर होगा, मगर मेरे ख्याल में जो अगर आप देख रहे हैं कि FII फ्लोस उसमें ब्रिटेन का ज्यादा कुछ हिस्सा नहीं है इंडिया के। आप देखें नॉन ब्रिटिश यूरोप और जापान कुल मिला के हाफ है और अमेरिका दूसरी हाफ है। तो FII फ्लोज हमारे मार्केट में ये इलेक्शन की अनसर्टेनिटी की वजह से ये नहीं आ रही है। अच्छा, वो भी साइड में देखिए, ये देखिए ना, उधर भी यूएस में स्लोडाउन दिख रहा है। तो स्लोडाउन के कारण जो रेट हाइक पहले उम्मीद थी वो नहीं होगी अभी, और उनकी जो बैलेंस शीट की $50 बिलियन पर मंथ जो बैलेंस शीट को श्रिंक कर रहे हैं वो प्रोग्राम भी स्लो डाउन हो जाएगी। तो वहां पे कैश होगा और दुनिया में ऐसी एक ही मार्केट है जहां पे आपको 8% GDP ग्रोथ दिख रही है। तो फ्लोस इंडिया एक मैग्नेट है। तो मेरे ख्याल में ये ब्रेक्जिट का असर एक जो इक्विटी से डेट फ्लो होती है इंटरनेशनल मार्केट में उसके ऊपर असर होगी, मगर जो इक्विटी फ्लोस इंडिया के अंदर आती है विद इन इमर्जिंग मार्केट उसमें इसका असर ज्यादा नहीं है। ये एक दिक्कत वाली बात है कि हम सोच में इसके वॉलिटिलिटी बताते हैं, बट एक्चुअल फ्लोस इट
इंडिया डज नॉट डिपेंड कि ब्रेक्सिट हो या ना हो, उसमें क्या है, जो इन्वेस्टर्स इंडिया में डाल रहे हैं वो इंडिया की ग्रोथ के ऊपर डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि बस कुछ चुनिंदा टाटा ग्रुप की कंपनियों पर हमें देखना होगा किस तरह का असर पड़ता है। स्पेसिफिक एक्शंस तो जरूर होगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। और आईटी सेक्टर के लिए भी थोड़ा, उनके लिए भी जो ब्रिटेन बेस्ड अभी जो उनकी ऑफशोरिंग वेंचर्स होगी जो यूरोप को सर्विस कर रही है, चाहे उनको उठा के उसको जर्मनी में लगाने की, तो इंडिविजुअल कंपनीज के लिए जरूर असर पड़ता है। ओवरऑल हमारे मार्केट के लिए उसमें वो लोग दरअसल प्लान नहीं कर पा रहे हैं अभी कि करना क्या है। एक बार तस्वीर साफ हो जाए तो हमको समझ में आए कि कहां पे क्या होगा, कौन सा माल कहां जाएगा। पूरी जो सप्लाई चेन है वो काफी अनसर्टेनिटी की स्थिति में है, डिसरप्ट हो रही है। इस बात की चिंता इस समय सबको ज्यादा है। लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जेट एयरवेज, इस पर नजर डालिए। अब ये 15% ऊपर आ चुका है, तो टारगेट इसके सारे अच्छी तरह मेरे ख्याल से अगले हफ्ते भी टारगेट हो गए हैं। का टारगेट राजेश जी ने दिया हो चुका है 30 पैसे। 30 पैसे हम इसके गए मोहर लगा दीजिए। लोग स्मार्ट है, आप जो भी टारगेट देंगे वो 25 पैसे से लोग कहेंगे इसको, सब लोग वहां काटेंगे तो आप 25 पैसे नीचे टारगेट लगाएंगे। तो सर आपका टारगेट पूरा अचीव हुआ, बताइए आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसे करते हैं सर ये सब? सर आप लोगों की दुआ है सर। तो आपका टारगेट फ्यूचर्स का था? फ्यूचर्स का था, और हमने जो देखा था वो 258-59 पे आइडेंटिफाई किया था। तो बिल्कुल वहां से 10% तो पक्के तौर पे चला है। आप फ्यूचर्स देखिए, आप कैश देखिए, कोई भी चार्ट देखिए, ये अच्छी तरह याद है कि 10% का मूव हमने यहाँ पे देख लिया है, और इस लिहाज से आपके टारगेट अचीव हो जाने चाहिए थे। तो देखिए इस वक्त आपके सामने ये फ्यूचर्स के लेवल आ रहे हैं, और यहाँ पर भी उसी तरह का मूव देखने को मिला है। फ्यूचर का वहाँ पर चार्ट भी है। डायरेक्टर साहब जरा थोड़ा मेहनत करके एक बार चार्ट निकालने की कोशिश करिए। तो इसका चार्ट है, और चार्ट हमने बहुत मेहनत से सुंदर वाला बनाया है। उसमें देखिए आपको साफ दिखेगा कि 279 रुपीज 70 पैसे का ये देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये 11% की मजबूती के साथ भाग रहा है। सर ये अगर इस्तीफा दे जाएंगे तो क्या बाजार खुश है इनसे? अगर नरेश गोयल साहब नहीं है तो बैंकर्स पैसा देंगे, ये थ्योरी है, और बाकी के लोग भी इनको पैसा देने के लिए राजी हैं। आप इस स्टोरी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 11% की मजबूती। सर पिछली बार भी यही बात हुई थी जब टाटा की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था ये 350-400 पे जाके फिर एक डील का एक्चुअल मटेरियलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं, और जो भी नया पैसा डालना चाहता है वो नरेश जो करंट एमडी या स्ट्रक्चर है उसको चेंज देखना चाहता है। तो मेरे ख्याल से आ रहे हैं फिर उस लॉजिक के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एहतियात ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा अब ज्यादा से लेने के लिए। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एहतियात आएगा लेंडर्स को कंफर्ट देने के लिए, और अगर वो हुआ तो ये सिचुएशन आई थिंक जेट एयरवेज के लिए काफी चेंज हो जाएगी। एंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, मतलब नहीं सी अगर आप उसमें लेंडर्स की कंडीशन देखें तो उसमें ये था कि कहीं ना कहीं एहतियात बैंक गारंटी दे, और उस बैंक गारंटी की वजह से वो एहतियात मेरे ख्याल से स्टेक इंक्रीज करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस में आएगा। तो मेरे ख्याल से 350-400 कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मिड टर्म में जाना चाहिए। 350-400 के टारगेट आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार हाँ, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन लेंगे, वो मना करेंगे, लेकिन 350-400 चले जाएंगे। ओके, तो इस कंडीशन पे कि ये सिचुएशन दरअसल रिजॉल्व हो जाए, और मुझे याद है पिछली बार आपने कहा था कि एक बार 350 से 400 के बीच में निकल जाइए, और वैसा ही हुआ, नीचे आ गए। और अब इसके बाद जो अब डील की तस्वीर सामने आ रही है वो शायद ज्यादा भरोसे के काबिल है, ऐसा सभी को लगता है। तो यहाँ पर वापस से उन पुराने टारगेट्स की ओर लौट सकता है। लेकिन आज देखिए जो पूरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, एक्सक्लूसिव खबर जो नेटवर्क 18 ने आपको दी कि नरेश गोयल साहब निकलने के लिए तैयार हैं, अपनी पोजीशन कम करने को तैयार हैं, उनका स्टेक 25% से भी कम हो सकता है। इन सारी उम्मीदों के बीच हमने ये मूव आते हुए देखा है। हमारे साथ अब किरण जाधव भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट। किरण, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जेट पे आपका कोई व्यू है इस समय? नहीं, जेट एक बहुत अच्छा मूव आज दिलाता नजर आ रहा है, और मेरा मानना है कि ये होल्ड करके करने के जैसा चार्ट पैटर्न है। इसने शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक डबल बॉटम 240 पे किया है, और जो एक इंटरमीडिएट टॉप था 280 के करीब, वो उसने आज लांग दिया है। तो मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन हो गया है। अगर आप एक हफ्ते का व्यू लेते हैं तो 330 से 340 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, और 280 के नीचे के आपके स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए इस ट्रेड के लिए। तो किरण, इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 3 बज चुके हैं, और 3 बजे का शानदार ट्रेडिंग आइडिया आपकी तरफ से क्या है ये बताइए। आज का ट्रेड एट 3। देखिए, एनआईटी टेक बाय करके चलना चाहिए। इसने भी करीबन 1 महीने के मल्टीपल टॉप्स क्रॉस किए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है।
स्टॉप लॉस रहेगा 1175। मैंने जब मैंने कॉल दिया था तब रेट नीचे था, पर अभी स्टॉप लॉस और टारगेट चेंज करना चाहूंगा। 1178 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1205 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, तो काफी अच्छी अपसाइड करंट लेवल से भी देखने को मिलेगी। तो आपके बात करते करते दिन के हाईस पर ये स्टॉक आ गया है। राजेश, एक बार जल्दी से आप भी नजर डाल दीजिए। ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, करीबन 2 हफ्ते पहले का जो टॉप था वो इसने निकाला है अभी। देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग है और ये कंटिन्यू होगा। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 28% एडिशन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिट्रेस करेगा। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। 200 DMA के पार किया है, 1170 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस था, वो भी पार किया, तो उसी लेवल को मैं स्टॉप लॉस के तौर पर मानूंगा 1170। मुझे लगता है कि करीबन 1240, 1245 ये इसका टारगेट होना चाहिए कल तक के लिए। बिल्कुल, तो नजर रखिए NIIT टेक्नोलॉजीज पर, और नतीजों से पहले का मूव है, इसको इस तरह से देखना चाहिए। नतीजे इस हफ्ते शुक्रवार को, तो फ्राइडे को नंबर्स आने वाले हैं। नंबर से पहले देखिए इसमें बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो जेट का फायदा इंटरग्लोबलाइजेशन को भी मिल गया लीजिए, और स्पाइसजेट भी भाग रहा है। तो हमारी टिकट टीम पर आपको दिखा रही है कि अगर नरेश गोयल साहब छोड़ रहे हैं तो देखिए लोग इनको भी, इनमें भी ऊपर के मौके तलाश रहे हैं। इंटरग्लोब और स्पाइसजेट ये भी देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास भागते हुए। इनफैक्ट मार्केट पर रखिएगा नजर, देखिए 10,700 से मार्केट में बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है। करीब निफ्टी ने 40 पॉइंट का स्मार्ट उछाल दिखाया है। घंटे भर पहले जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 200 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, और डाउ फ्यूचर्स ने भी दरअसल सुधार ही दिखाया है। पिछले आधे घंटे में एक बढ़िया रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि अभी भी 150 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी ही है। लेकिन अब ये बढ़ी नहीं है दरअसल कमजोरी, इस बात से शायद खुश है अब बाजार। और भी स्टॉक्स हैं देखिए जो ने आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, वो है ऑटो सेक्टर की कंपनियां। आपको लाते हैं सामने, मारुति देखिए बढ़िया प्रदर्शन सेकंड हाफ में, खासतौर पर आयशर मोटर देखिए, इवन टाटा मोटर में भी एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली, और ये सारे ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया तेजी दिखाई है सेकंड हाफ में। ऑटो कंपनियों पर क्या व्यू है सर? इलेक्शन के चलते कोई बिक्री होगी ज्यादा या छोड़ दिया जाए, थोड़ा और दबाव रह सकता है? क्योंकि कंपनियों के मैनेजमेंट से हम जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ को लेकर वो थोड़े से चिंतित हैं। आज M&M के पवन गोयनका साहब ने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि ट्रैक्टर की बिक्री 10% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप कैसे देखते हैं? हाँ, दबाव रहेगा। एक तरफ वो भी है, दूसरी तरफ कॉस्ट की बढ़ोतरी जो है, दे नॉट एबल टू पास ऑन टू द कंज्यूमर। तो थोड़ी देर के लिए ऑटो सेक्टर में थोड़ा अर्निंग्स का प्रेशर दिखेगा आपको। तो शॉर्ट टर्म में हम भी थोड़ा न्यूट्रल सी पोजीशन कर रहे हैं। पहले बहुत बुलिश थे, अभी थोड़ा न्यूट्रल पोजीशन को हमने चेंज किया है आउटलुक को। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कॉल, और चलिए आपको बताते हैं बाजार में और इस समय कहां पर आपके लिए शानदार मौके बन रहे हैं। हमारे कप्तान आपको बताते हैं इस समय कि कल उनकी टीम में कौन सा एक स्टॉक है जो शामिल रहने वाला है, यानी कल का खिलाड़ी आज लेने का समय आ चुका है हमारे दोनों कप्तानों से। नहीं, दोनों से नीरज जी से ही हम लेंगे, क्योंकि मैं तो देखिए हम आपके साथ शो कर रहा था, तो मैं तो चलिए नीरज के पास ही चलते हैं। नहीं पाया, लेकिन नीरज बताएंगे आपको एक स्टॉक जिस पर उनका भरोसा सबसे ज्यादा है। नीरज बताइए कहाँ नजर है, कहाँ सर्किट लगाने का मूड आ जाता है? सर्किट लगाना तो नीरज को काम है, लेकिन मेरे नजर में एक कंपनी आई है, छोटी सी ऑटो एंड कंपनी है, भारत गियर्स उसका नाम है। ओके, और नजर इसलिए पड़ी क्योंकि इसके जो नतीजे मैंने देखे हैं वो बहुत इंप्रेसिव दिख रहे हैं मुझे। Q1 में इन्होंने 146 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया और करीब 3.5 करोड़ का प्रॉफिट। Q2 में 150 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये कुल मिला के बनता है करीब 7.5 करोड़ प्रॉफिट और 296 करोड़ का रेवेन्यू। FY18 से इसको कंपेयर करिए तो 514 करोड़, 6 करोड़ 30 लाख का रेवेन्यू था, यानी वहां का जो पूरा टारगेट था वो तो H1 में अचीव हो गया। इससे पहले FY17 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, FY18 में इसने अपने आप को ब्लैक में किया और अच्छे से कमाई करी। उसके बाद ये फिर यहाँ से लगातार इंप्रेसिव दिख रही है। इनका अब तक का जो EPS है वो 9 रुपए तक बन चुका है, और अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है, 10 KP पे, जो इस सेगमेंट की सबसे सस्ती कंपनी है गियर में। कंपनी करती क्या है? कंपनी के 3 प्लांट है पूरे देश में, और इनका लेटेस्ट प्लांट इन्होंने जो 17 में लगाया था वो FY14 से कमर्शियली शुरू हो गया था। और इनका बेसिक काम ये है कि गियर, शाफ्ट ये सब बनाते हैं, और इनके पास टॉप क्लास के जो OEM है वो इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें महिंद्रा, टोयोटा, SML, सुजू, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये सब है। तो धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को पोजीशन किया और एक बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ रिजल्ट वाइज ये दिखाने में सफल है।
अच्छा इनका नेटवर्क है, करीब 70 के आसपास इनके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 3 सेल्स ऑफिस है जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो कंपनी बहुत छोटे साइज होते हुए उन्होंने अपनी पोजिशनिंग बहुत बढ़िया कर ली है और रिजल्ट्स ये दिखा रहे हैं कि इसमें काफी ग्रोथ की संभावना बनती है। Q3 के नतीजे आएंगे तो यहाँ से और ज्यादा आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो अनुमान ये मेरा है कि इस FY19 में करीब 750 करोड़ का रेवेन्यू और करीब 20 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को क्लैप करना चाहिए। तो इसके आधार मुझे लगता है कि स्टॉक बेहतरीन है, खरीदारी उसमें की जा सकती है। एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, अभी जो आपने IIP देखे होंगे वो आपको हो सकता है थोड़ा सा कमजोर लगे क्योंकि वो नवंबर का आंकड़ा था, लेकिन दिसंबर में आज सुबह मैंने बताया था कि गैसोलीन और डीजल की जो खपत है दिसंबर महीने की वो बहुत जबरदस्त रही है। 10% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है दिसंबर में, जो इंडिकेट करता है कि पेट्रोल की खपत कितनी जबरदस्त बढ़ी है और डीजल में 0.4% की ग्रोथ है। बहुत बड़ी ग्रोथ है ये दिसंबर महीने की। तो आगे आने वाले आंकड़े आपको जो ऑटो के भी थोड़े कमजोर दिख रहे थे ना, वो फिर से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए ऑटो एंसिलरी पर नजर रखिए, ऐसी छोटी कंपनियां जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो ऑटो एंसिलरी एक सेक्टर जो शानदार परफॉर्म करेगा और भारत गियर है वो स्टॉक जो आज नीरज आपके लिए चुनकर लाए हैं और ये मेरा भी फेवरेट स्टॉक रहा है। पहले हमने इस पर नजर डाली हुई है। सुनील, आप कैसे देखते हैं स्टॉक को? अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जैसे नीरज ने कहा सबसे सस्ता है। दूसरा, अगर आप देखें लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुआ है, जबकि इनकी प्राइसिंग पावर इतनी नहीं है, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा रेवेन्यू ड्रिवन है। तो वहाँ पे OEMs अगर इनको 2% 3% भी रेन्यूअल दे देते हैं प्राइस इंक्रीज एनुअली, वो इनको काफ़ी बेटर आता है। और मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में इन्होंने 5% का हाइक लिया है थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो काफ़ी इनको बेटर कर गया। इनका डेट रिडक्शन भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम शुरू हो गया है, इसलिए कॉस्ट जो बचा रहे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो OEM की तरफ से देखें, प्रोडक्ट की तरफ से देखें तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। 10 की जगह मेरे ख्याल से एक 15 से 20 का पी कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए। तो इन मीडियम लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से एक डबल 100% रिटर्न हो सकता है। तो देख लीजिए, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं यहाँ पर जबरदस्त तेजी होगी। नीरज तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। 10% की मजबूती पैसे मार्केट में, जहां पर सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी सब देखिए लाल निशान में, लेकिन ये है पावर कल के खिलाड़ी आज की जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 10% की तेजी। ये बताइए किरण जी, जिन्होंने खरीदा उनको अगला टारगेट क्या मिलेगा? भारत गियर्स की चार्ट देखकर बताइए क्या नजर आ रहा है? देखिए, टेक्निकली टारगेट तो बहुत बड़े हैं। फर्स्ट टारगेट जो मीडियम टर्म में देखने को मिल जाना चाहिए वो 210 से 220 का, पर ये इमीडिएट 15-20 दिन में देखने को मिलेगा। पर अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी वाला काउंटर है, जो अगर आप साल 2 साल पकड़ के बैठे तो मेरा मानना है ये डबलर रहेगा इधर से। तो देखिए डबलर रह सकता है ये स्टॉक। आप नजर रखिएगा इस शेयर पर, 9% की जबरदस्त मजबूती दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए थे कुछ और ऑटो एंसिलरी कंपनियों के, नीरज आपकी टीम में GNA एक्सेल भी शामिल था ना? GNA एक्सेल हमने शामिल किया था, उसके नंबर बहुत ही बेहतरीन थे। मार्जिन लोग कहेंगे कि हो सकता है थोड़ा तो आधे 4.5% की मार्जिन कम पे, लेकिन वॉल्यूम जो उन्होंने किया था, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पे देखिए 43% की ग्रोथ थी, प्रॉफिट में भी ऐसी ग्रोथ उन्होंने करके दिखाई। तो ऑटो की पूरी पिक्चर भी खराब नहीं हुई है, ये लोगों को नहीं जानना चाहिए। जैसे कि भी सुनील सर कह रहे थे कि यही वो समय जहां पे आपको अच्छे स्टॉक ढूंढ के लेने चाहिए। तो अगर ये ग्रोथ दिख रही है ऑटो एंसिलरी में तो मुझे लगता है कि ऑटो में भी वो रिफ्लेक्ट होगी और जनवरी ऑनवर्ड्स आप देखेंगे जब नंबर्स आएंगे तो आपको सब डेफिनेटली सरप्राइज करेंगे। बिल्कुल। और देखिए GNA एक्सेल भी ऐसे बाजार में दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। जय भारत मारुति का स्टॉक भी देखिए भारी निशान के साथ टिका हुआ है। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और भारत गियर्स भी देखिए करीब 8.5-9% की मजबूती के साथ टिका हुआ है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर। शुक्रिया आपका। सुब्रमण्यम साहब, जो आपसे बात हो रही थी, ये एक सेक्टर है जिस पर आपने कुछ संकेत दिए। इस समय आप कौन से सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं? कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे आपने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है? थोड़ा हमें अंदाजा दीजिए। एक जहां पे स्ट्रांगली हमने बढ़ाया वो है कॉर्पोरेट बैंक्स। पहले जो हम अंडरवेट थे
हमने अभी स्ट्रांगली वहाँ पे पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि दो चीज़ें, इनका फायदा फ्रॉम द एनबीएफसी क्राइसिस जो है कॉर्पोरेट बैंक्स को मिल रही है, रिटेल बैंक्स को भी मिल रही है, क्योंकि डायरेक्टली वो पब्लिक लेंडिंग में उनको सब्सिट्यूट कर रहे हैं। मगर कॉर्पोरेट बैंक्स क्या कर रहे हैं, इन एनबीएफसीज को जाकर लेंड कर रहे हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनकी अच्छी एसेट्स को ये सिक्योरिटी लेकर लेंड कर रहे हैं, तो उनको एक गुड क्वालिटी एसेट अभी मिल रही है अच्छी प्राइसिंग में। सेकेंड चीज है कि एनपीए साइकिल मेरे ख्याल में अभी द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। प्रोविजनिंग ज्यादातर कर चुके हैं एग्जिस्टिंग बुक के ऊपर, और एनसीएलटी की जो क्लैरिटी अभी आ रही है एक एक कंपनी की, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉटम लाइन पे क्रेडिट आता है। से नॉर्मल में लोन रिकवरी है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस होता है, यहाँ पे तो राइट ऑफ हो गया, तो सीधे जो भी रिकवरी आती है सीधे ईपीएस के ऊपर उसका असर दिखेगा। तो वो सेकेंड चीज है। थर्ड चीज है कि जैसे और 6 महीने या 8 महीने के अंदर अभी पिछले 4 साल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में करीबन 72% से अभी 76 की ओर आ गई है। पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में रही है 81 की। तो ये 76 to 81 का जो गैप है वो करीबन और 9-10 महीने के अंदर धीरे धीरे भरते हुए कैपेक्स का रिवाइवल होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर बुक्स और स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की जो रिवाइवल होगी उसको फाइनेंस करने के लिए कॉर्पोरेट बैंक्स का भी हाथ होगा। तो मेरे ख्याल में एक उनकी लेंडिंग बुक की बढ़त, दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ लोन्स जो अभी एनबीएफसीज को डायरेक्टली दे रहे हैं, और तीसरी तरफ उनकी एनपीएस है, ये तीनों एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो कॉर्पोरेट बैंक्स एक की शिफ्ट हमने पोर्टफोलियो में 2019 का सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला पॉकेट हो सकता है, क्योंकि आप जैसे फंड मैनेजर जब पैसा लगाते हैं तो 1-2 दिन, हफ्ते, घंटे के लिए नहीं, आप 6-8 साल भर के लिए लगाते हैं। इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा ये, मतलब ये पॉकेट होगी डेफिनेटली। ओके, इसके अलावा और क्या पसंद है आपको? पसंदीदा चीज हमें है कैपिटल गुड्स, साइक्लिकल शॉर्ट साइकिल कैपिटल गुड्स जो कहते हैं। देखो इकोनॉमी में कंजम्पशन की बढ़त अच्छी रही है, चाहे कंजम्पशन स्टॉक्स की अर्निंग्स में मार्जिन का प्रेशर आ रहा हो, टॉप लाइन की ग्रोथ कंजम्पशन की अच्छी रही है। तो ये जैसे ही बढ़ती है ना, तो शॉर्ट साइकिल कैपेक्स जो कहते हैं, जो होती है बैलेंसिंग इक्विपमेंट, जो कि 2-3 इक्विपमेंट जो जरूरत होती है, जो उनका कैपेसिटी मार्जिन भी बढ़ा सकती है, उसके ऊपर वो अभी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत करेंगे। तो शॉर्ट साइकिल कैपेक्स कंपनीज जो सप्लाई करती हैं ऐसी कंपनियों को, उनकी ऑर्डर बुक अब धीरे धीरे अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें, और हम उनमें ले रहे हैं। तो उसके साथ ऑटोमेटिकली स्टील और सीमेंट, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है कैपेक्स की, उसमें कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो स्टील और सीमेंट का भी साथ। तो ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और एट द सेम टाइम बढ़ा रहे हैं तो किसी को कम करना चाहिए ना, ऐसे कि चाहिए। तो क्या आईटी में हम थोड़ा सॉफ्ट हैं, हमने पोजीशन ओवरवेट से न्यूट्रल बना दिया है, बिकॉज हमारे मन में 3 चीजें हैं इसके पीछे। एक, उनकी डिमांड की स्टोरी, यूएस की ग्रोथ साइकिल स्लो होगी तो थोड़ी उधर धीरे हो जाएगी उनकी। सेकंड ये चीज है कि डॉलर जो इतने पिछले साल इतनी स्ट्रेंथनिंग दिखा रही थी, अब डॉलर की वीकनिंग का टाइम है। ओके, क्योंकि करेंसी एक है डॉलर की स्ट्रेंथ, दूसरी है हमारे रुपये के लिए क्रूड का इम्पैक्ट जो होता है रुपये के वीकनिंग के ऊपर, वो भी क्रूड अब देखेंगे बिटवीन $60 to $70 पे ही मैनिपुलेट किया जाएगा। ये ऑयल का प्राइस, हाँ यस, क्योंकि ऑयल पर प्राइस कभी हिस्टोरिकली ये देखे, मैं एक दिन टाइम है तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे ओवर हिस्ट्री इसका जेन्युइन डिमांड और सप्लाई फॉर ऑयल और एनर्जी विथ ऑयल प्राइस में कोरिलेशन बिल्कुल नहीं रहा है। ये अभी क्या है कि 3 क्षेत्र जो है, यूएस, सऊदी अरेबिया, रशिया, ये तीनों मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को आज कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें ऐसा है कि यूएस को चाहिए कि ऑयल का दाम 70 से ऊपर ना जाए, क्योंकि असर उनकी इकोनॉमी, उनकी कंज्यूमर्स को पड़े, मगर 60 के नीचे ना गिरे, क्योंकि शेल गैस का प्रोडक्शन, सही बात है, 60 के लेवल पे ही, तो वो ये चाह रहे हैं। और आज उनका सऊदी अरेबिया को ऊपर दबाव पूरा है, मगर रशिया को चाहिए कि जितनी बढ़त हो जाए ऑयल की प्राइस में कर जाए। तो रशिया का प्रेशर है कि इसको 780 तक खींच के जाओ, मगर यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों मिला के उसको कंट्रोल में रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आउटलुक, और डिमांड की बात करें तो यूएस की सॉफ्टनेस हुई तो डिमांड भी उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और चाइनीज इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो डाउन में है। तो मेरे ख्याल में ऑयल प्राइस अगर 60 to 70 में रहती है, तो यानी रुपये की आउटलुक फॉर द करंट ईयर एक्चुअली एक स्ट्रेंथनिंग आउटलुक है, नॉट अ वीकनिंग आउटलुक। उसमें आईटी का जो असर है वो डेफिनेटली पिछले साल में जो हमने देखा था कि स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप आईटी में बहुत जबरदस्त बढ़त आई थी, वो अभी हम सोच रहे हैं कि उतना
वैल्यूएशन अभी थोड़े बढ़ गए हैं, तो हम थोड़ा आईटी में थोड़ा सॉफ्टनेस। और फार्मा पर तो तेजी का फार्मा बिल्कुल हम नेगेटिव रहे हैं, पिछले 1.5 साल से नेगेटिव है और अभी भी नेगेटिव है। फार्मा पे हम कभी नहीं थे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो ट्रेडिंग के लिए, देखिए अभी अभी इनका टारगेट अचीव हुआ है, एक फार्मा शेयर लिख रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ट्रेडिंग में तो पैसा बनेगा सर, बताइए क्या पसंद है आपको? ट्रेडर ना दोनों तरफ पैसा बनाते हैं ना। बहुत सही बात बोली आपने। बताइए सर, इससे पहले भाग जाए तो वो हमारा बेनिफिट होता है। अच्छा, देखिए सर, यहाँ पे डीबी लैब में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। 1530 का लेवल था फ्यूचर में, तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, तो लॉन्ग रखे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1520, छोटा स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है एज ए बीटीएसटी टारगेट होना चाहिए करीबन 1560 का। 1560 1560 यह है डीवीज लैब का टारगेट, जो इस समय आपको राजेश बता रहे हैं। यहाँ पर आपको तेजी करनी चाहिए। देखिए, आज सुबह हमने आपसे कहा था कि ये एक सेक्टर है जो मजबूत रहेगा। इस समय भी आप अगर उठाकर देखें, सन फार्मा, कैडिला, जहां पर अच्छी खबरें आई थी, और स्ट्राइड्स फार्मा जो हमने आपको बाजार खोलने के साथ ही रिकमेंड किया था, उस वक्त मुझे याद है केवल 2% ऊपर था। अब 6-6.5% की तेजी उसके ऊपर से आ चुकी है। दिन के हाईस पर बंद होने की तैयारी में है ये स्टॉक, और जाते जाते भी खरीदारी हो रही है इस शेयर पे। किरण, इसके चार्ट आपको कैसे दिखाई देते हैं? जो सुबह की पोजीशन थी उस पर मुनाफा वसूल करेंगे या पोजीशन होल्ड करके जाएंगे? अब लेवल्स क्या होंगे? नहीं, होल्ड करके ही चलना चाहिए। बहुत अच्छी मूव है, और ये पिछला स्विंग टॉप है, उसके बिल्कुल निगोशिएट करता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ आते दिनों में बढ़ती नजर आ जानी चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस ट्रेड करने चाहिए। अभी 503 का स्टॉप लॉस रहेगा, 521 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर 2 दिन का वक्त देते हैं तो करीबन 580 के करीब के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए स्टार में। 2-2.25% की तेजी स्ट्राइड्स में खुलने के बाद अब तक देखने को मिली है। और आज के दिन फार्मा स्टॉक्स ऐसे भी थोड़ी अच्छी खबरें आई हैं, कैडिला के लिए, सन के लिए, तो इनमें एक तेजी का ट्रेड बन रहा है। क्या देखते हैं आप? फ्यूचर में जो आज का लो है 484, 485 वो सपोर्ट होना चाहिए। ऊपर में 505 से लेकर 512 तक का मूवमेंट बन सकता है। वाइल्ड स्विंग्स स्टॉक में हम आपकी स्क्रीन पर लगभग 27 रुपए ऊपर 6.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो CNBC आवाज का सीधा मतलब एक ही है, आपका पैसा बनना पक्का। देखिए, सुबह सुबह कहा था खरीद लीजिए, और देखिए 8-8.25% का मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और हमारी टिकर टीम देखिए सबसे एक्टिव, सबसे फास्ट टिकर टीम है, और आपको क्या बता रही है? यही बता रही है कि फार्मा शेयरों में ट्रेडिंग के लिए तो देखिए आपको खूब मौके मिलने वाले हैं। कैसे आएंगे इस बार कंपनी के नतीजे? फार्मा सेक्टर पर आपका ध्यान कैसा है? मेरे ख्याल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल ही रहेगा। कोई ज्यादा अपसाइड सरप्राइज नहीं होगा। जहाँ पे सन फार्मा का है, अगर उन्होंने जैसे स्पार्क को एक 10 मिलियन का ट्रिगर उनका हुआ एग्रीमेंट पे एक ड्रग पे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं वो माइलस्टोन पे मीट कर गई है। अच्छा। वो शायद एक सरप्राइज दे दे सन फार्मा के रिजल्ट्स में, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट सन फार्मा के रिजल्ट्स में दिखे, तो इसलिए हम सन फार्मा को ज्यादा फेवर करते हैं इस वैल्यूएशन पे रादर देन और कोई। तो इसलिए सन फार्मा पे आपकी तरफ से तेजी की कॉल है। सन फार्मा पर भी आज सुबह खबर के बाद हमने यहाँ पर एक तेजी का कॉल लिया था। राजेश, इस समय क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? इस समय फ्यूचर्स में, चूंकि आप फ्यूचर्स ही देखते हैं, 452 के लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं सन फार्मा के लिए, करीब 1.5% ऊपर है। अब यहाँ से टारगेट और स्टॉप। देखिए, मुझे लगता है कि प्रदीप, यहाँ पे सन फार्मा एक बेहतरीन पिक होगा। फार्मा में रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है। 445 का एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, जो दिन का लो है। एट प्रेजेंट इट इज एट 451.60, तो बाय रखें फॉर प्राइस टारगेट ऑफ रफली 466 फॉर टुमारो। 466 ये टारगेट आपके लिए सन फार्मा पे आता हुआ। और ध्यान रखिए, ये जनवरी फ्यूचर्स के लेवल है जिनकी बात हो रही है, तो यहां से करीब 14 रुपए की कमाई आप कर सकते हैं स्टॉक पे, तकरीबन 3% के रिटर्न, और ये कल तक के लिए आपको टारगेट इस समय राजेश दे रहे हैं। एक और स्टॉक जिस पर मेरी नजर पड़ी है वो है एवरेडी इंडस्ट्रीज। और देखिए, हमने आपको शुक्रवार के दिन सुबह सुबह बताया था कि यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रमोटर अपना हिस्सा बेच सकते हैं, और उसके चलते दूसरा दिन है जब हमने तेजी देखी है, यानी 2 दिनों के अंदर ये स्टॉक तकरीबन 192 से 220 के लेवल पर इस वक्त, जहां ये दिन के हाईस पर क्लोज होने की तैयारी में है, यहां तक पहुंचा है। समझ ये स्टॉक इस लिहाज से इंटरेस्टिंग रहा है कि पहले 4-5 साल इसने बहुत शानदार रिटर्न दिए, मल्टी बैगर हुआ, और उसके बाद पिछले साल से जब इसने निराश करना शुरू किया तो ये हाईस से काफी नीचे आ गया है। थोड़ा लंबा चार्ट अगर हम लेकर आएंगे तो आपको दिखाई देगा। अब ये खबर आ रही है, क्या करना चाहिए इसमें? जो लोग ऊपर के लेवल पर अटके हुए हैं उनके लिए, और जो लोग अब मौके ढूंढ रहे हैं उनके लिए।
तो मेरे ख्याल से जिनके पास था वो उनको कहीं ना कहीं एक रिड्यूस या निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इनकी फोकस एलईडी और हाई केपेक्स मॉडल पे काफ़ी चल गई है। जो इनका एवरेडी से कैश फ्लो आता था वो इन्होंने काफ़ी एलईडी और दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व कर दिया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो सिस्टम में कैश फ्लो इशू भी आ रहा है और वो कहीं ना कहीं प्रमोटर भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप मैं फ्यूचर ब्राइट देखता हूँ तो मैं कंपनी को क्यों बेचूंगा, स्पेशली जो मेरा कैश का हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही होगा, क्योंकि न्यूज़ पे वो ऊपर आ रहा है, लेकिन जब जैसे जी का हुआ था कि कहीं ना कहीं प्रमोटर स्टेक डाइल्यूट हो रहा था तो स्टॉक ऊपर चला था बट वापस नीचे आया। तो मेरे ख्याल से वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होगा कि कैश फ्लो जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरह यूज हो गया और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। तो मेरे ख्याल से एक बार ही निकल जाए अगर आपको अब साइड और मिलती है। थोड़ी साल भर का चार्ट दिखाते हैं तो जो तेजी बन रही है उसमें अटके हुए इन्वेस्टर्स जी जो है बहुत जो मे भी ट्रेडिंग वाइज शॉर्ट भी बन जाए वो एक्चुअली एफएनओ में है नहीं। कैश वाले स्टॉक में हम जनरली प्रेफर नहीं करते कि इंटरडे शॉर्ट करें और सेकंड हाफ में जब 6 मिनट बचे हों तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल एक्सपर्ट जो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट समीर कालरा साहब कह रहे हैं कि अटके हुए ये देखिए एक साल में 52% के नेगेटिव रिटर्न्स फंसे हुए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया खबर है। तो निकल जाए है ना, कम हो गया। आपको भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है इस बाउंस में कहाँ तक निकला जाए कि बहुत दिनों से लोग फंसे हुए हैं इसमें? देखिए मुझे लगता है कि दो पड़ाव है, 240 के आसपास एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी बनेगी और अगर बेस्ट केस सिनेरियो बहुत ही अच्छा चलता है तो ज्यादा से ज्यादा 280-85 का एक लेवल है। तो अगर पोजीशन है तो 50% एट 240 एंड 50% एट 280। तो धीरे धीरे करके निकलेंगे और समझ में आ रही है सीधे नहीं निकलना है, इतना सताया है इस स्टॉक में। तो उसका रीजन भी है ना, एमएन करीबन 470 के आसपास इसका 52 वीक है, वहां से तोड़ के उसको 170 किया, तो रिट्रेस भी उसी तरह से होगा। वो भी पॉज लेगा लेकिन जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए राय। अच्छा, पीएनबी पे नजर डालिए एक बार किरण, इसके चार्ट तरह देखिए, जाते जाते यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है मुझे वॉल्यूम के साथ। दिन के हाईस पर ये स्टॉक बंद हो रहा है, क्या लगता है आपको एक ट्रेड बनता है इसमें? बिल्कुल, आज सवेरे बहुत अच्छे शॉर्ट पोजीशन इस स्टॉक में बनते नजर आ रहे थे और ये कंप्लीटली यूटर्न ले लिया है और पिछले 5 दिनों के कंसल्टेशन के ऊपर का क्लोज है। तो मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। 81 का स्टॉप लॉस रहेगा या 80 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, बाय करके चलना चाहिए। कल तक 87, 88 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए कल दिन में। तो पीएनबी पर रखिए नजर और सारे पीएसयू बैंक्स में देखिए ज्यादातर जो स्टॉक्स में बहुत बड़ी मूव आज देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक तो आज जो भागा है उसको जेट ही कहा जाएगा। प्रदीप देखिए क्या जबरदस्त रैली स्टॉक में, 15% कैश मार्केट में, 13% की एफएनओ में बढ़िया रैली बनती हुई नजर आई है। और एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ा है वो है दरअसल डीमार्ट का स्टॉक। डीमार्ट पे आज भी हम सुबह बात कर रहे थे तो भाई साहब करके थोड़ा और प्रेशर इसमें बनेगा। आज जिस तरह से 10-10.5% की कमजोरी के साथ ये समाप्ति दे रहा है, किरण जी क्या लग रहा है, जितनी गिरावट हो चुकी है या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट और रह सकता है कल भी? जेट पे मुझे लगता है कि सुपर मार्च पर सवाल था सर, 11% नीचे डेज लो के आसपास। डीमार्ट पे मेरा मानना है कि काफी डिसअपॉइंटिंग मूव रही है। बहुत बड़े गैप से नीचे हम खुले और जिस तरीके से हम लोअर एंड ऑफ द डे क्लोज हो रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। इधर कॉशियसली मैं 1370 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पिछला स्विंग लो है, तो इसके नीचे के अपने लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो चार्ट पैटर्न खराब होता नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो ये कॉल आपके लिए अवेन्यू सुपरमार्ट पे। अच्छा, डाबर पे एक बार नजर डालिए, आज का ट्रेड एट 2 था बाजार में। हमने इस शो की शुरुआत में आपको बताया था खरीदारी की राय 426 के लेवल पर दी थी राजेश जी ने और वो 436 का हाई अब तक बना चुका है। दिन के हाईस के आसपास ही कहीं बंद होने की तैयारी में है। 444 के आपके टारगेट थे तो थोड़े बड़े हैं शायद, तो वक्त लगेगा। लेकिन आज देखिए 10 रुपए की कमाई पिछले करीब 1.5 घंटे के दौरान आपने यहाँ पे की है, जबकि बाजार में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है। उन्हीं लेवल के आसपास कंसोलिडेट करते हुए आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो एक विनिंग स्टॉक जो आपके लिए हमने चुना, इस पोजीशन को होल्ड करेंगे क्या? स्टॉप लॉस टारगेट में कोई बदलाव? देखिए फ्यूचर लेवल 434.55 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस को टेल करे, करीबन 429 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट वही रहेगा 444 का। इस पर रखिएगा नजर। और एक और स्टॉक पर रखिएगा नजर, वो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ी ब्लॉक डील हुई है
है, करीब 50 लाख शेयरों ने हाथ बदले हैं, बड़ी मानी जाएगी 50 लाख शेयरों ने जो हाथ बदले हैं। 1210 रुपए के आसपास ये ब्लॉक हुआ है कुछ ही देर पहले। ये ब्लॉक डील हुई है 15 यानी 13:04 पर ये हुआ है। और अब आप देखिए कोटक का स्टॉक, कोटक कैसे अप्रोच करेंगे सर इस स्टॉक को? तो कोटक अगर आप देखें तो मेन ओवरहैंग तो वो प्रमोटर कोर्ट केस जो चल रहा है वो है। अदरवाइज फंडामेंटली मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई ओवरहैंग है उस पे। जैसे कि सर ने कहा कि कॉर्पोरेट बैंक्स काफ़ी परफॉर्म करेंगे, तो कोटक का कॉर्पोरेट साइड काफ़ी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इवन उन्होंने जो ING मर्जर उन्होंने ऑब्जॉर्व किया वो काफ़ी अच्छी बना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट 17 तारीख को यानी इस गुरुवार को इनकी सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। पिछली बार जब ये कोशिश कर रहे थे दिसंबर में तो वहां पर फैसला नहीं आया था, 17 तारीख तक का वक्त लिया गया था। और दरअसल इनकी शिकायत यह है कि हमने अपनी तरफ से एक तरीका निकाला, हमने एक प्रेफरेंस शेयर के जरिए अपने स्टेक को कम किया। RBI को अब जवाब देना चाहिए कि उन्हें क्या लगता है, क्या एतराज है। RBI हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि RBI एक जवाब दे, और वो तब 17 तारीख को सामने आएगा। उसके बाद अदालत क्या कहती है इस पर नजर होगी। तो दरअसल जो आखिरी तारीख थी वो तो निकल चुकी है, साल के अंत में दिसंबर के आखिर में उनको अपना हिस्सा कम करना था, तो 17 को अब इस पर एक अपडेट आएगा कोर्ट से। लेकिन बाजार बंद होने वाले हैं तो लौटते हैं उनकी तरफ। निचले स्तरों से रिकवर हुआ निफ्टी बैंक 27,255.60 के आसपास बंद हो रहा है, 10,740 के करीब 45 पॉइंट उधरकर दिन के लोज से निफ्टी बंद होता हुआ। सेंसेक्स का नुकसान 150 पॉइंट के आसपास और निफ्टी भी नीचे। फाइनली अगर आप देखें तो कमजोर ही है, अगर 3 स्टॉक ऊपर है तो 5 में गिरावट है। और ये सारे इंडेक्स इस समय आपके सामने जो इस तस्वीर को बयान कर रहे हैं बाजार की। गिरने वाले शेयरों की तादाद अक्रॉस सेगमेंट्स ज्यादा है बढ़ने वालों के मुकाबले, और कमजोर होने वाले स्टॉक्स पर अगर आप एक बार की नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स जिन पे खास तौर पे हमने आज गिरावट आते हुए देखी है। विप्रो गिरने वालों में शामिल था, IT से इंडसइंड, ICICI, तो सारे के सारे बैंक्स और खासतौर पर प्राइवेट बैंक्स की पिटाई हुई है। हालांकि सरकारी बैंक भी दोपहर के दौरान संभले थे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई कुछ को छोड़ के। फेडरल बैंक लगातार यहाँ पे हमने बिकवाली होते हुए देखी। डिश TV, जैन इरिगेशन, MCC, ये वायदा कारोबार के सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल थे। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया प्रदर्शन अगर किसी स्टॉक ने दिखाया तो वो यस बैंक के पास स्टॉक ने दिखाया। आज साफ तौर पर बढ़िया तेजी देखने को मिली इसी खबर के चलते कि डॉइचे बैंक से कोई शख्स आकर इस बैंक की कमान